नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डी क्रैम पर। अब हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज के पिछले लेक्चर में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद नेपोलियनिक एरा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। अब हमने देखा था कि नेपोलियनिक एरा 1799 से 1815 तक चला था और इस समय नेपोलियन लगभग कंटिन्यूस वॉर वेजिंग करता है। फाइनली 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है कोलिशन फोर्सेस के हाथों। अब नेपोलियन को तो हरा दिया, अब इसके बाद कोलिशन फोर्सेस को तय करना था कि यूरोप की रूपरेखा क्या होगी। क्या पुराने ढंग जो यूरोप में चल रहे थे, क्या रिवॉल्यूशन की आग जो फ्रांस से निकल के बाकी यूरोप के राज्यों को भी अपनी लपटों में समेटने की कोशिश कर रही थी, क्या इसे चलने दिया जा सकता है? क्या लिबरलिज्म, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिकनिज्म जैसी बातें जो फैलती जा रही थी पूरे यूरोप में, क्या इसे फैलने दिया जा सकता है? तो इन सब पर चर्चा करने के लिए चाय पे चर्चा बुलाई गई कांग्रेस ऑफ वियना में। तो अब कांग्रेस ऑफ वियना क्या है, इसके बारे में इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। अब देखो, नेपोलियन जो है इसने ठान ली थी कि मुझे बनना है मास्टर ऑफ यूरोप। अब जब 1799 में ये सत्ता पलट करता है और इसके बाद हमने देखा था कि किस तरह ये अपना रेजीम स्टेबलाइज करता है। पहले तो इसने सेकेंड यूरोपियन कोलिशन को हराया और फिर इसने एक एक करके चर्च के साथ संधि की, वहाँ पे जो रेबेलियंस हो रहे थे उसे दबाए, एरिस्टोक्रेसीज को वापस राइट्स रिस्टोर किए और उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में बुलाया, मिलिट्री सर्विस के लिए बुलाया। और ये सब करते हुए इसने अपना रेजीम स्टेबलाइज किया और उसके बाद ये कंटिन्यूस 1803 से आप देखेंगे कि 1803 टू 1815 फॉर द नेक्स्ट 13 ईयर्स ये कंटिन्यूस वॉर मॉन्गरिंग करता है, हर जगह लड़ाई करता है और इसका सपना था मास्टर ऑफ यूरोप बनना है मुझे। अब मास्टर ऑफ यूरोप बनने के लिए सारी जगह तो इसने जीत लिए, एक बचा था ब्रिटेन ब्रिटेन और दूसरा बचा था रशिया। अब ब्रिटेन को ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम के थ्रू हराने की कोशिश करता है, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले पिछला लेक्चर देख लो। ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम के थ्रू ब्रिटेन को हराने की कोशिश की थी और अल्टीमेटली क्या हुआ था कि रशिया ने इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम में पार्ट लेने से मना कर दिया था। तो नेपोलियन ने फाइनली रशिया पे भी अटैक किया था और रशिया पे अटैक करना उसे बहुत भारी पड़ा था। जब ये 6 से 7 लाख सैनिक लेकर रशिया गया था और वापस लौटा था ये 40,000 सैनिकों के साथ। तो इस कमजोरी का फायदा उठा के कोलिशन फोर्सेज ने नेपोलियन पे अटैक किया था और नेपोलियन को अल्टीमेटली 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हार का सामना करना पड़ता है। अब जो कोलिशन फोर्स के लोग थे, आप इनकी मनोदशा समझिए। ये पिछले 13 साल से लगातार नेपोलियन से जूझ रहे हैं। कई राज्यों में नेपोलियन ने अपने सरोगेट मोनार्की स्टैब्लिश कर ली थी। सरोगेट मोनार्की बोले तो अपने खुद वहाँ का मोनार्क नहीं बना। उस राज्य पे कब्जा करने के बाद, वहाँ की आर्मी को हराने के बाद खुद वहाँ का राजा नहीं बनता है, वो अपने भाई भतीजों को वहाँ का राजा बनवा देता है। अब जब उसके भाई भतीजे वहाँ के राजा बने हुए हैं तो वहाँ पे चलती भी है नेपोलियन की। इनडायरेक्ट रूल कर रहा होता है नेपोलियन लगभग पूरे यूरोप पे एक्सेप्ट ब्रिटेन एंड रशिया। रशिया पे उसका पूरा कब्जा नहीं होता है और रशिया पे कब्जा करने की कोशिश में ही इसकी हार की शुरुआत होती है। तो अब जो ये कोलिशन फोर्सेस के पावर हैं, पूरे यूरोप के पावर्स हैं, अब जब नेपोलियन अल्टीमेटली हार गया तो ये बैठ के एक दिन चाय पे चर्चा करते हैं और ये सोचते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि आगे कभी नेपोलियन जैसा दूसरा कोई बंदा ना आए, दूसरा कोई मिलिट्री जीनियस ना आए जो हमें नाको चने चबवाने पर मजबूर कर दे। ऐसा ना हो, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने एक कंसर्ट ऑफ यूरोप की स्थापना की। अब कंसर्ट ऑफ यूरोप क्या है? कंसर्ट ऑफ यूरोप एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था और इसके पार्ट कौन कौन थे? इसके पार्ट थे ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया। इन चारों पावर्स ने, यूरोप के पावर्स ने मिलकर एक कंसर्ट ऑफ यूरोप की स्थापना की। ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसा समझ सकते हैं आप, जिसका काम था डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इस कंसर्ट ऑफ यूरोप का क्या काम था? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। और इस कंसर्ट ऑफ यूरोप का जो पहली मीटिंग होती है वो होती है वियना में, और जिसे हम कहते हैं कांग्रेस ऑफ वियना। तो इसलिए कई जगह आपको कंसर्ट ऑफ यूरोप की जगह कांग्रेस ऑफ वियना भी मिलेगा टर्म। तो अब देखिए, कंसर्ट ऑफ यूरोप एक वाइडर टर्म था और इसके अंतर्गत कई सारी मीटिंग्स होती हैं। और इस कंसर्ट ऑफ यूरोप की पहली मीटिंग जो होती है, फर्स्ट मीटिंग और सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग, वो थी कांग्रेस ऑफ वियना। अब इस कांग्रेस ऑफ वियना में ये कोलिशन फोर्सेज यानी कि ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया और ऑस्ट्रेलिया, जिन सब ने मिलकर नेपोलियन को हराया था, वो कुछ फैसले लेते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि ऐसा नेपोलियन ने जो हाहाकार मचाया है पूरे यूरोप में वो दोबारा ना हो। इसके बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे कि इन्होंने क्या स्टेप लिए, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ यहाँ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो चारों पावर्स थे कोलिशन फोर्सेस के,
इन्हें कुछ इज्म्स थे, इनसे बहुत नफरत थी। और वो इज्म्स क्या थे? वो इज्म्स थे लिबरलिज्म, रिपब्लिकनिज्म, नेशनलिज्म। और इन्हें प्यार किस चीज से था? इनकी एफिनिटी थी कंजर्वेटिज्म, एब्सोल्यूटिज्म। इन्हें ये रिपब्लिकनिज्म पसंद नहीं था, इसकी जगह इन्हें चाहिए मोनार्की। तो कांग्रेस ऑफ वियना ने जो भी फैसले लिए वो इसी बेसिक डॉक्ट्रिन के अंतर्गत लिए। अब इन्हें इज्म से नफरत था, और कौन कौन से इज्म से नफरत था अगर आप देखेंगे, ये 3 इज्म नफरत थे इन्हें। लिबरलिज्म इन्हें पसंद नहीं था, रिपब्लिकनिज्म पसंद नहीं था, नेशनलिज्म पसंद नहीं था। और इन्हें पसंद क्या था? कंजर्वेटिज्म, एब्सोल्यूटिज्म। और कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम पसंद था? मोनार्की। तो इस बेसिक ब्रॉड फ्रेमवर्क को अगर आप याद रख के, अगर आप माइंड में सेट करके कांग्रेस ऑफ वियना के फैसले को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी क्लैरिटी तुरंत मिल जाएगी। अब देखो, अब आते हैं कि इन्होंने क्या क्या फैसला किया। अब इन्होंने कांग्रेस ऑफ वियना में सबसे पहला फैसला लिया कि भाई देखो, अकेला फ्रांस है, उसने पूरे यूरोप पे हमला करके हमें नाको चने चबाने पे मजबूर कर दिया। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप तो क्या लेना पड़ेगा कि हमें खुद की ताकत बढ़ानी पड़ेगी, सेल्फ स्ट्रेंथनिंग, जो कि मैंने यहाँ टू मेंटेन देयर पावर। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था कि टू अपहोल्ड द बैलेंस ऑफ पावर। मतलब अब नेपोलियन के समय का अगर आप यूरोप देखेंगे तो हमने पिछले लेक्चर में भी चर्चा की थी कि उस समय फ्रांस लैंड पे सबसे ताकतवर पावर था और ब्रिटेन जो था वो सी में सबसे ताकतवर पावर था। तो ये दोनों सबसे ताकतवर पावर हुआ करते थे, एक लैंड पर और एक सी में। और बाकी यूरोप के जो बाकी सारे पावर्स थे वो पावर इनके कंपैरिजन में बहुत ही छोटे थे, उनकी शक्ति इनके सामने काफ़ी छोटी थी। इस अंतर को कम करने के लिए, इस डिफरेंस को कम करने के लिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बैलेंस ऑफ पावर बनाया जाए। तो इन्होंने सोचा कि हम सिर्फ अभी जो फ्रांस सबसे मजबूत राज्य है लैंड पर, क्यों ना फ्रांस जैसे ही फ्रांस की शक्ति को थोड़ा कम करके और फ्रांस जैसे और भी 3-4 राज्यों की स्थापना करें जो कि काफ़ी मजबूत हो। और इसके बाद क्या होगा, जब ये बैलेंस ऑफ पावर के तहत ऐसे राज्य बनाए जाएंगे 3-4 जो कि सभी इक्वली पावरफुल हो, सभी अपने में सक्षम हो और किसी भी एक राज्य के बूते का ना हो कि अकेले ही पूरे यूरोप को ओवररन कर जाए। तो ऐसे बैलेंस ऑफ पावर की स्थापना करने के बाद जो अभी यूरोप में स्थिति पैदा हुई है कि अकेला नेपोलियन पूरे यूरोप को रौंद चुका था, तो ये स्थिति दोबारा ना पैदा हो, इसके लिए एक फैसला लिया गया कि कुछ कदम ऐसे उठाए जाएंगे जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर की स्थापना होगी। तीसरा मुद्दा इनके सामने था कि नेपोलियन ने तो, जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था, पूरे यूरोप को ओवररन कर दिया था। जहां जहां उसने अपनी विजय पताका लहराई थी वहां अपने भाई भतीजों को राजा बना के रख दिया था। और उसने कुछ रिड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज का भी काम किया था, जैसे कि जो होली रोमन एम्पायर हुआ करता था जिसमें 300 से ज़्यादा किंगडम्स, प्रिंसिपैलिटी, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उसे उसने 39 में कन्वर्ट कर दिया था। इसने इटली पर कब्जा कर लिया था और नदर्न इटली को किंगडम ऑफ इटली में कन्वर्ट करके खुद को वहाँ का एम्परर बना लिया था। फिर जो मिडल और सदर्न इटली हैं उन पे अपने भाई भतीजों को बिठा दिया था कि यहाँ पे तुम राज करो। उसके बाद स्पेन पर कब्जा कर लिया था, पोर्टुगल पर कब्जा कर लिया था। तो अब देखिए, ये जो कब्जे किए थे नेपोलियन ने, अब नेपोलियन जब हारा गया है तो अल्टीमेटली ये टेरिटरी तो वापस जो स्टेट्स हैं उनके पास जाएगी। अब कौन सी टेरिटरी किनके पास जाएगी, इसका फैसला करने में ये बैलेंस ऑफ पावर ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। अब देखो, सारी टेरिटरी अगर आप एक राज्य को दे देते हो तो राज्य इतना बड़ा हो जाएगा, फिर से खतरा वही बनेगा कि एक बंदा कोई आएगा और पूरे यूरोप को ओवररन कर जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पावर को ध्यान में रखते हुए तीसरा काम क्या था? रिस्टोरेशन ऑफ यूरोपियन ऑर्डर। रिस्टोरेशन ऑफ यूरोपियन ऑर्डर। और इस रिस्टोरेशन ऑफ यूरोपियन ऑर्डर में सिर्फ ये नहीं है कि जमीनें बांटनी है, इसमें जो पहले मोनार्की हुआ करती थी, जो पहले एब्सोल्यूट गवर्नमेंट हुआ करती थी, निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था, उसकी भी पुनर्स्थापना करने की कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में बात चलती रहती है। अब देखिए, चौथा मुद्दा इनके सामने था। अब चौथा और पांचवा मुद्दा एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमने ये समझ लिया पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 5।
अब हमारा बचता है पॉइंट नंबर 3 और 4। तो अब 3 और 4 में देखो, क्रश रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स एंड वीकेन द फोर्सेज ऑफ नेशनलिज्म। अब इसकी बात हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लेक्चर से ही करते आ रहे हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में किस तरह बात हुई थी लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रैटर्निटी की, रिपब्लिकनिज्म की, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में ये क्रांतिकारी विचारधाराएं किस तरह लाई गई थी, रिलीजियस टॉलरेंस की बात हुई थी। तो ये सारी विचारधाराएं नेपोलियन और उसकी आर्मी के थ्रू पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैलाई जा रही थी और खुद भी ये फैलती जा रही थी। तो इस पर एक रोक लगाना था। इस कंसर्ट ऑफ यूरोप या कांग्रेस ऑफ वियना, जो इनकी पहली मीटिंग थी, कांग्रेस ऑफ वियना ने सोचा कि इस पर भी अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इन विचारधाराओं को, इन भावनाओं को पनपने का मौका दिया गया तो ये पूरे यूरोप में जो फ्रांस की हालत हुई है, जैसे फ्रांस की निरंकुश राजतंत्र, वहाँ की राजाशाही को तबाह कर दिया गया और वहाँ पे रिपब्लिकनिज्म की स्थापना की गई। हालांकि बाद में नेपोलियन ने फ्रांस को रिपब्लिक नहीं रहने दिया जब 1804 में उसने खुद को एम्पायर घोषित कर दिया था। तो ये जो नेशनलिज्म की भावना है, ये जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स है, इन्हें किस तरह क्रश किया जाए। तो ये 5 मुद्दे लेकर कांग्रेस ऑफ वियना एक विचार विमर्श के लिए, एक चाय पे चर्चा के लिए बैठती है और वहां पे ये कुछ फैसले लेती है। तो आइए देखते हैं धीरे धीरे कि क्या फैसले लिए जाते हैं। ये एक छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा समय इसमें मैं नहीं लूंगा आपका, फिर भी ब्रीफ में देखने की कोशिश करते हैं। देखो, अब कांग्रेस ऑफ वियना या में कौन कौन से कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और उनके कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव थे। अब इन कंट्रीज के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया और ब्रिटेन। अब इन्हें रिप्रेजेंट कौन कौन कर रहा था। अब जो ऑस्ट्रिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां के फॉरेन मिनिस्टर मेटरनिक थे। प्रशिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे हार्डनबर्ग। रशिया को खुद वहां के एम्पायर अलेक्जेंडर द फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहे थे और ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रहे थे कैसलरे। तो ये चारों पावर्स ने मिलकर बनाया एक क्वाड्रपल अलायंस। ये चारों पावर्स ने मिलकर कांग्रेस ऑफ वियना में, जो कि कंसर्ट ऑफ यूरोप के अंतर्गत पहली कांग्रेस थी, उसमें इन्होंने बनाया क्वाड्रपल अलायंस। इन चारों पावर्स को मिला। और इन चारों पावर का मोटिव क्या था। अभी अभी जो हमने ये 5 मुद्दे डिस्कस किए हैं, यही मोटिव था इन क्वाड्रपल अलायंस का। लेकिन आगे चल के हम लोग देखेंगे कि कुछ मुद्दों पर ब्रिटेन की असहमति होती है और ब्रिटेन कुछ मुद्दों पर तैयार नहीं होता। और वो मुद्दे कौन कौन से हैं, 3 और 4। इन मुद्दों पर ब्रिटेन सहमत नहीं होता। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। जो 3 मुद्दे हमने डिस्कस किए थे, मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर, अपहोल्डिंग देयर ओन पावर एंड रिस्टोरेशन ऑफ अर्लियन यूरोपियन ऑर्डर। अब इसके तहत जो यूरोप का नक्शा है उसे फिर से एक बार पूरी तरह से बदलने की कोशिश की जाती है। हालांकि ये पूरी तरह से तो नहीं बदला जाएगा। नेपोलियन काफी कुछ ऐसा कर गया था, जैसे कि कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन बनाया था उसने होली रोमन एम्पायर से, जहां पे पहले 300 स्टेट्स हुआ करते थे, उसे 39 कर दिया था। अब इस 39 को वापस 300 करना बहुत डिफिकल्ट था। तो हालांकि ये काम नहीं किया जाता है, लेकिन काफी हद तक वहां के टेरिटरी के साथ छेड़छाड़ की जाती है। और कौन सी टेरिटरी किसे मिली और क्यों मिले, इसके बारे में एक ब्रीफ में चर्चा करते हैं। बहुत डीप में, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इस पर बहुत माथापेची नहीं करनी। बट फिर भी एक बैलेंस ऑफ पावर के तहत मेंटेन, और अपना पावर खुद मेंटेन कर सकें, इसके तहत कुछ टेरिटरी वहां पे हेर फेर होता है कुछ टेरिटरीज का। तो इसके बारे में हमें अगर जानकारी लेनी है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि नीदरलैंड और किंगडम ऑफ पीडमोंट, ये 2 किंगडम जो हैं, ये एक इंडिपेंडेंट नीदरलैंड ये बनाया गया। उसके बाद ये देखो, ये जो दोनों हैं, ये पीडमोंट और सार्डिनिया हैं। यहाँ पे हाउस ऑफ सेवॉय को दिया गया। सेवॉय डायनेस्टी यहाँ पे रिस्टोर कर दी गई। अब जो ये सेंट्रल इटली के स्टेट हैं, ये जो आप येलो कलर में यहाँ देख पा रहे हैं, ये नेपोलियन ने पेपल स्टेट्स थे, ये पोप के थ्रू रूल होते थे। यहाँ पे डायरेक्ट रोमन कैथोलिक चर्च का रूल था। अब इन्हें वापस पोप को रिस्टोर कर दिया जाता है। स्पेन और फ्रांस, इन दोनों में वापस बर्बन डायनेस्टी को बिठा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले बर्बन डायनेस्टी का रूल था। और मोटिव क्या है इनका, रिस्टोरेशन ऑफ अर्लियर यूरोपियन ऑर्डर टू द एक्सटेंट पॉसिबल। जितना हो सके पहले वाली व्यवस्था हमें वापस लानी है। तो फ्रांस और स्पेन को इसके तहत वहां पे बर्बन डायनेस्टी को वापस से बिठा दिया जाता है। और हमने देखा कि नीदरलैंड बनाया गया, पीडमोंट सार्डिनिया में सेवोई डायनेस्टी लाई गई, सेंट्रल इटली में पेपल स्टेट्स को वापस रिस्टोर किया जाता है, जहाँ की पोप का रूल रिस्टोर होता है। स्पेन और फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी वापस से रिस्टोर कर दी जाती है। अब एक छोटा सा पोलैंड बनाया जाता है। ये पोलैंड दे दिया इन्होंने रशिया को। ये पोलैंड दे दिया रशिया को। अब रशिया भी खुश हो गया कि हमारा काफ़ी अहम भूमिका रही, हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है नेपोलियन के फोर्सेस को
क्षति पहुंचाने में किस तरह वो 7 लाख आए थे और हमने 40,000 करके उन्हें वापस भेजा था। क्या फॉलो किया था रशिया ने? स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। ये टर्म हम आगे भी कई बार सुनेंगे, तो इसे ध्यान में रखिएगा। स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। अब इटली के जो नदर्न पार्ट्स हैं ना, यहाँ पे जो ये पर्मा मॉडर्ना और टस्कनी वाले इलाके हैं, यहाँ पे पर्मा मॉडर्ना और टस्कनी वाले इलाके हैं, ये ऑस्ट्रिया को दिए जाते हैं। इन सब के इटली के बारे में जितनी भी बातें हो रही हैं, इन्हें हम वापस से डिस्कस करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। तो यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इनके, क्योंकि इन्हें वापस वहाँ मुझे डिस्कस करना है। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो ये राज्य कहाँ हैं, क्या है, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग देखेंगे, और कौन कौन से राज्य किन्हें दिए गए थे, ये सब हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली में एक बार दोबारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर सैक्सनी नाम की एक जगह है, जो मॉडर्न डे जर्मनी है आज, उसका ईस्टर्न पोर्शन वो दे दिया जाता है प्रशिया को। तो इस तरह कुछ बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। कुछ टेरिटरी सभी को दिए जाते हैं कि कोई भी राज्य इतना बड़ा ना रहे, कोई भी राज्य इतना बड़ा ना रहे कि वो अकेले दम पर पूरे यूरोप को ओवररन कर जाए। और कहीं ना कहीं इसमें फिर रिस्टोरेशन ऑफ अर्लियर यूरोपियन ऑर्डर की भी कोशिश की जाती है। किस तरह? फ्रांस और स्पेन में बर्बन डायनेस्टी को वापस रिस्टोर किया जाता है। किस तरह पोप को, कैथोलिक चर्च का जो रूल था, पेपल स्टेट्स सेंट्रल इटली में वापस दिया जाता है। पीडमोंट सार्डिनिया में किस तरह हाउस ऑफ सेवॉय को वापस हाउस ऑफ सेवॉय को मिटा दिया जाता है। अब हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली में देखेंगे कि इस हाउस ऑफ सेवॉय का और यहाँ के काउंट केवूर का, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, इनका कितना बड़ा योगदान था यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, ये वहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे प्लान क्या था कि ये जो पूरा फ्रांस है ना, इसे स्ट्रॉन्ग स्टेट से घेर दें। इसे स्ट्रॉन्ग स्टेट से घेरना यहाँ का प्लान था, जिससे कि ये कभी इतना पावरफुल ना हो पाए कि फिर से पूरे यूरोप को ओवररन कर जाए। लेकिन एक बात यहाँ गौर करने वाली ये है कि कांग्रेस ऑफ वियना का मोटिव ये नहीं था कि फ्रांस को बर्बाद कर देना है। जिस तरह हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 के बाद देखेंगे जर्मनी से किस तरह वॉर रिपेरेशंस लिए जाते हैं और जर्मनी को एक तरह से बर्बाद करने की कोशिश की जाती है, वो कोशिश यहाँ पे नहीं की जाएगी। वो कोशिश यहाँ पे नहीं की जाएगी। फ्रांस को बर्बाद नहीं करना था। क्यों? क्योंकि फ्रांस भी बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के प्रोसेस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉग इन द व्हील ऑफ मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप। इसलिए फ्रांस को बर्बाद नहीं करना है। फ्रांस को जितना स्ट्रांग पहले था उतना नहीं हो रहने देना, और उसे स्ट्रांग स्टेट से घेर देना है कि पहले की तरह वो पूरे यूरोप को कुचलने में सक्षम ना बचे। दूसरी बात, फ्रांस से रिपेरेशंस नहीं एग्जैक्ट करने, फ्रांस से डैमेज नहीं लेना, जिस तरह जर्मनी के साथ किया जाएगा वर्ल्ड वॉर 1 में। फिर हम देखेंगे कि जर्मनी से डैमेज वसूलने की कोशिश की जाती है, तो वो फ्रांस के साथ नहीं होता है। और तीसरा यहाँ डिफरेंस हमें ये जानना है कि फ्रांस को भी नेगोशिएशन टेबल पे आने की अनुमति दी जाती है। हालांकि 1815 में नहीं मिलती, लेकिन अल्टीमेटली इन 1818 फ्रांस इज ऑल्सो गिवन अ सीट एट कंसर्ट ऑफ यूरोप। और ये एक बहुत बड़ा कदम था कि विक्टर्स ने वैनक्विस्ड पावर को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश नहीं की, उन्हें ह्यूमिलिएट करने की कोशिश नहीं की, उनसे वॉर रिपेरेशंस वसूलने की कोशिश नहीं की। और अल्टीमेटली 1818 में कंसर्ट ऑफ यूरोप शुरू होने के 3 साल बाद उन्हें भी नेगोशिएशन टेबल पर जगह मिलती है। क्यों? क्योंकि फ्रांस भी बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए इस प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण बिंदु था। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि किस तरह बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया गया, किस तरह रिस्टोरेशन ऑफ अर्लियर यूरोपियन ऑर्डर को वापस से जिस हद तक हो सकता था उस हद तक रिस्टोर करने की कोशिश की जाती है। अब कौन कौन से राज्य किसे दिए गए हैं, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ये सब यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो अब लेक्चर के बाद ये नोट वापस पॉज करके आप नोट ले सकते हो इस लेक्चर का। देखो अभी मैं इसी की बात कर रहा था। हाउएवर द एम ऑफ कंसर्ट वाज नॉट टू डेसिमेट फ्रांस इन देयर लार्जेस्ट स्कीम ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। फ्रांस वाज टू रिमेन अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। फर्दर extracting war reparations was also not the aim of the concert। तो इन सब के बारे में हमने बात कर लिया है। अब इसके नोट आप लेक्चर के बाद ले लेना रिवाइंड करके। अब देखो 3 मुद्दों के बारे में तो बात हो गई। अब 2 मुद्दे जो थे, क्रश रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स एंड वीकन द फोर्स ऑफ नेशनलिज्म। अब इस मुद्दे पे थोड़ा सा विवाद छिड़ जाता है। अब इस मोटिव के अंतर्गत हमें कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है कि रशिया का जो वहाँ विचार था, रशिया का कहना था कि हमें एक कलेक्टिव सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए। कलेक्टिव सिक्योरिटी से मतलब कि रशिया, प्रशिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, इन सब में कहीं भी रिवोल्ट हो, इन सारे पावर्स में कहीं भी रिवोल्ट हो, तो कलेक्टिवली सभी चारों पावर्स को साथ मिलकर ये मेक श्योर करना चाहिए कि उस रिवोल्ट को क्रश किया जाता है। लेकिन जो ब्रिटेन था उसे ये बात पसंद नहीं आई, और ब्रिटेन नहीं चाहता था कि कहीं भी पूरे यूरोप में कोई फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो उसका पार्ट बने।
उसे चाहिए था अपना एक डिस्क्रिप्शन, वो उस समय ऑन द स्पॉट फैसला लेगा कि इसमें हमें पार्टिसिपेट करना है या नहीं। और दूसरी बात, ब्रिटेन में उस समय ऑलरेडी डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था, तो कहीं ना कहीं ये ब्रिटेन के जो इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम है उसके खिलाफ भी था, इसलिए ब्रिटेन इससे बाहर आ जाता है, इस बात को स्वीकार नहीं करता और इस कलेक्टिव सिक्योरिटी के मुद्दे पर ब्रिटेन कंसर्ट से सहमत नहीं होता। तो इस बात को देखते हुए ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रशिया ब्रिटेन को छोड़कर एक अलग लूज अग्रीमेंट करते हैं जिसे हम कहते हैं होली अलायंस। और कहने को तो इनका मकसद था टू कंडक्ट इट्स अफेयर्स इन लाइन विथ क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स, लेकिन इस होली अलायंस के साथ देयर वाज नथिंग होली। इनका एक ही मकसद था, दुनिया में कहीं भी, यूरोप में कहीं भी, इन तीनों कंट्रीज में कहीं भी अगर रिवॉल्यूशंस हो, नेशनलिज्म अगर सर उठाने लगे तो उसे किस तरह कुचलना है। तो तीनों कंट्री मिलके जिस कंट्री में भी रिवॉल्यूशन होगा वहां जाएंगे, अपने फोर्सेस भेजेंगे और रिवॉल्यूशनरीज को दौड़ा कर पीटेंगे। ये मकसद था होली अलायंस का। अब थोड़ा एग्जामिनेशन कर लेते हैं कंसर्ट ऑफ यूरोप का। क्या कंसर्ट ऑफ यूरोप सक्सेसफुल रहा एक पैन यूरोपियन वॉर को रोकने के लिए? तो जी हाँ, पैन यूरोपियन वॉर तो यूरोप में नहीं हुआ। पैन यूरोपियन वॉर 1815 से लेकर और अगला जो पैन यूरोपियन या वर्ल्ड वॉर ही कहते हैं इसे, 1914 में होता है। तो अगले 100 साल तक तो पैन ऐसा कोई वॉर नहीं हुआ और इसका कहीं ना कहीं श्रेय हमें देना पड़ेगा क्वाड्रपल अलायंस को, जो कि कांग्रेस ऑफ वियना में बना था। तो पैन यूरोपियन वॉर को रोकने में ये कहीं ना कहीं सक्षम रहता है। हालांकि ये कहना गलत होगा कि वॉर नहीं हुए, वॉर तो हुए यूरोप में, इंडिविजुअल कंट्रीज लड़ाई कर रहे थे। और वो लड़ाई क्या क्या है, इन कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई, इनके बारे में हम जानेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी में, इन दोनों में हम थोड़ी बहुत इंडिविजुअल लड़ाइयों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी कभी भी पैन यूरोपियन वॉर नहीं हुए, तो इसका श्रेय हमें देना पड़ेगा कंसर्ट ऑफ यूरोप को कि पैन यूरोपियन वॉर को रोकने में कुछ हद तक इसे सफलता मिली। अब दूसरा, इन्होंने एक जामा ओढ़ा था कि हम होली अलायंस से हमें क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अपना कामकाज चलाना है, लेकिन इसमें कुछ भी होली नहीं था। इन्हें एक इज्म फोबिया था। मैंने पहले भी आपसे बात की है कि इन्हें एक इज्म फोबिया था, और वो इज्म कौन कौन से थे जो जिनसे इन्हें फोबिया था? वो थे नेशनलिज्म, लिबरलिज्म और रिपब्लिकनिज्म। इन्हें पसंद क्या था? कंजर्वेटिज्म और ऑटोक्रेसी। तो ये मिलके पूरे यूरोप को वापस, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था 1789 में, उस समय जो राजनीतिक हालात थे, जो राजनीतिक परिवेश था, उस परिवेश में कहीं ना कहीं ले जाने की कोशिश की जाती है। और इसके तहत हमने देखा था कि फ्रांस और स्पेन में वापस बर्बन डायनेस्टी लाई जाती है, पीडमोंट सार्डिनिया में सेवॉय डायनेस्टी लाई जाती है, पोलैंड रशिया को दे दिया जाता है। तो इस तरह के कई इन्होंने स्टेप्स लिए कि जिससे ये एक रेट्रोग्रेड स्टेप्स हम कह सकते हैं कि उस समय जब बात हो रही थी नेशनलिज्म की, डेमोक्रेसी की, रिपब्लिकनिज्म की, उस समय इन्होंने दुनिया को पीछे धकेलने की कोशिश की कि हमें वापस एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट के अंदर रहना है, हमें वापस से मोनार्की के अंदर रहना है। देखो, ये तो हो गए दो पॉइंट। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इससे पहले यूरोप में कोई इस तरह की गुटबाजी नहीं हुई थी। ये जो गुटबाजी का सिलसिला है वो उसे फॉर्मल रूप देने में कहीं ना कहीं कांग्रेस ऑफ वियना की बहुत अहम भूमिका होती है। ये जो क्वाड्रपल अलायंस आप देख रहे हो, इस तरह का पहले कभी भी यूरोप में कोई गुटबाजी नहीं हुई थी इस लेवल तक की। तो इस गुटबाजी को रूप देने में, और आगे चल के आप देखेंगे कि 1914 तक ये गुटबाजी किस तरह पनपती है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में हम लोग भी देखेंगे कि वहां पे भी किस तरह गुटबाजी होती है। ओपन अलायंस होते हैं, सीक्रेट अलायंस होते हैं, सीक्रेट ट्रीटीज की जाती है, और ये गुटबाजी नए नए फॉर्म्स में बाहर आएगी। और 1914 तक जाके ये इतना भयंकर रूप ले लेगी कि दुनिया दो गुटों में बट चुकी होती है और दोनों एक छोटे से स्पार्क पे लड़ाई करने को तैयार होते हैं। और वो स्पार्क क्या था, इसके बारे में वर्ल्ड वॉर 1 में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ से गुटबाजी का एक दौर शुरू होता है, और ये जो ग्रुपिंग्स शुरू होती है, इस ग्रुपिंग्स ने कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 1 में भी भूमिका अदा की थी। वर्ल्ड वॉर 1 के कॉजेज में हम पढ़ेंगे कि ये ग्रुपिज्म जो यूरोप में शुरू हुआ था, इसकी भी बहुत अहम भूमिका रही थी। तो कहीं ना कहीं वो ग्रुपिज्म भी यहीं से शुरू हुआ था, कंसर्ट ऑफ यूरोप से ही यूरोप वहां पे शुरू हुआ था। अब चौथा क्रिटिकल इवैल्यूएशन में हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि जो आज मॉडर्न डे यूरोपियन यूनियन है, उसकी भी एक बहुत छोटी सी झलक आपको यहाँ पे मिलेगी। हालांकि उसकी अगर एक्चुअल मायने में झलक देखनी है तो हमें जॉल्वरीन का इंतजार करना होगा। अब ये जॉल्वरीन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के टॉपिक पर।
जॉल्वरिन क्या है वहाँ पे जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ भी कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन की एक झलक, हल्की सी झलक तो आपको जरूर देखने को मिलेगी। क्रिटिकल इवैल्यूएशन में 5वां पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उस समय फ्रांस में मोनार्की हुआ करती थी। अब उसके बाद फ्रांस में 3 सरकार आई। पहली सरकार थी नेशनल असेंबली, दूसरी सरकार थी नेशनल कन्वेंशन, और इसके बाद फिर आती है डायरेक्टरी, और इन तीनों के बाद फाइनली नेपोलियन एक कंसुलेट की स्थापना करता है। और ये कंसुलेट जब अल्टीमेटली नेपोलियन 1804 में खुद को एम्परर घोषित कर देता है, तो जो मोनार्की से शुरुआत हुई थी 1789 में, वो वापस से 1804 में फ्रांस वापस से मोनार्की बन जाता है। अब देखिए रिवॉल्यूशन का सही मायने में जो अर्थ है वो है कि कोई भी चीज़ अब चक्कर लगा के वापस उसी जगह पहुंच जाए। जैसे सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, अगर इस पॉइंट से शुरू कर रहा है पूरा रिवॉल्व करके वापस पहुंच गया तो दिस इज कॉल्ड अ रिवॉल्यूशन। आप जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, ये हुआ लिटरल मायने में मतलब। लेकिन हिस्ट्री में रिवॉल्यूशन का अगर मतलब समझें तो रिवॉल्यूशन एक रेडिकल चेंज होता है पुराने पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम से नए पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम में। कहीं ना कहीं फ्रांस में जो हमें रिवॉल्यूशन के दोनों मतलब देखने को मिलते हैं। 1789 में फ्रांस मोनार्की था, वापस 1804 में मोनार्की हो गया, और फिर जब कंसर्ट ऑफ यूरोप 1815 में आया तो इसने भी इस मोनार्की को रीइंफोर्स किया। हालांकि इस समय लू द 18th को 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना ने फ्रांस का मोनार्क बनाया है। तो जो मोनार्की से शुरुआत हुई थी वो वापस मोनार्की तक पहुंच गई। लेकिन क्या अगर मोनार्की से शुरुआत होकर बात वापस मोनार्की पर ही खत्म हो जाएगी तो क्या ये रिवॉल्यूशन बिल्कुल बेकार था? जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरा चलता रहा, क्या ये रिवॉल्यूशन पूरी तरह से बेकार था? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। इस रिवॉल्यूशन ने जो नेशनलिज्म की भावना पैदा की, जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जैसे क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट्स लाए, जो लिबर्टी की बात की, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, रिलीजियस टॉलरेंस की बात की, ये सारी भावनाएं कहीं न कहीं वहाँ की आबो हवा में फैलती रहती है। और हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि किस तरह ये भावनाएं रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 एंड 1848 के फॉर्म में फूटती हैं और फ्रांस अल्टीमेटली कब फाइनल रिपब्लिक बनता है। तो फ्रांस के साथ ये क्रांति जो है, ये क्रांति चलती रहती है, फ्रांस में रुकती नहीं है। फ्रांस के साथ जो क्रांति शुरुआत हुई थी, नेशनल असेंबली, नेशनल कन्वेंशन, फिर डायरेक्टरी रूल, फिर कॉन्सुलेट, फिर नेपोलियन का रूल, उसके बाद अल्टीमेटली लू द 18th को मोनार्क बना दिया जाता है। और फिर किस तरह से आगे 1830 में रिवॉल्यूशन हुआ, 1848 में रिवॉल्यूशन हुआ और अल्टीमेटली फिर फ्रांस रिपब्लिक बनेगा, इसके बारे में जानकारी हम अगले लेक्चर में लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो रिवॉल्यूशन था कि लिटरल और हिस्टोरिकल दोनों मीनिंग मैंने आपसे डिस्कस किया। लिटरल मीनिंग रिवॉल्यूशन का यहाँ से शुरुआत की और यहीं आ गए, मतलब मोनार्की से शुरुआत की थी, वापस मोनार्की आ गई, तो ये हुआ पहला मतलब, लिटरल मतलब। और रिवॉल्यूशन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में अगर रिवॉल्यूशन का मतलब जानने की कोशिश करें तो वो होता है रेडिकल चेंज इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फेयर्स। तो रेडिकल चेंज तो बिल्कुल हुआ था और किस तरह हुआ, ये सारी चीज़ें हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लेक्चर में डिस्कस की है। तो ये था हमारे कांग्रेस ऑफ वियना। अब देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में शुरू हुआ था उसमें नेपोलियन ने खुद को राजा बना दिया, रिवॉल्यूशन एक पूरा चक्कर लगा के अल्टीमेटली लू द 18th फ्रांस का मोनार्क है। अब क्या फ्रांस का रिवॉल्यूशन यहीं रुक जाता है? और अगर यहीं रुक गया तो फ्रांस को सही मायने में पॉलिटिकल स्टेज पे हासिल क्या हुआ? पहले भी वो मोनार्की थी, आज भी वो मोनार्की है। तो जी नहीं, यहाँ फ्रांस के रिवॉल्यूशन का पहिया नहीं रुकेगा, ये तो एक रिवॉल्यूशन था। अब यही रिवॉल्यूशन अगर यहाँ से चल के यहाँ रुका और फिर अगली बार फिर रिवॉल्व किया और कुछ यहाँ रुकता है, तो सही मायने में ये जो चेंज है, ये चेंज क्या आया, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चैप्टर में मिली थी। और अगले लेक्चर में हम लोग रिवॉल्यूशंस ऑफ 1830 एंड 1848 देखेंगे, वो क्यों हुआ, क्या हुआ, उसने किस तरह फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मशाल को आगे ले गए और उसमें क्या क्या योगदान दिया, ये आने वाले लेक्चर में देखेंगे। चलिए, अब इस लेक्चर को अगर आपको इसमें अपने प्रिपरेशन में थोड़ी भी मदद मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।